नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत करता हूं आपका सक्षम एकेडमी के YouTube चैनल पे। जिस प्रकार हम पवार राजवंश में पुराने वीडियो में हम देख चुके थे कि हमने प्रदीप शाह तक कंप्लीट कर लिया था 1772 में। 1772 में जब प्रदीप शाह की मृत्यु होती है तो प्रदीप शाह के बाद उनके पुत्र ललित शाह राजगद्दी पे बैठते हैं। तो प्रदीप शाह का शासनकाल था जो शांति प्रिय शासनकाल इनका रहा था। इस टाइम गढ़वाल और कुमाऊं का जो शासन था इस टाइम बड़ा न्यायपूर्ण था। इस टाइम युद्ध बहुत कम ना की संभावना थी। फिर देखिए इनका सबसे लंबा शासनकाल रहा था गढ़वाल राजवंश में। फिर अगली बात जो जरूरी आती है, इनके बाद इनका पुत्र ललित शाह 1772 में राजगद्दी पे बैठता है। तो ललित शाह के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले तो ललित शाह के पुत्रों के बारे में जानेंगे। जो मेन कारण ललित शाह का है, थोड़ा इनके पुत्रों के बारे में हमारा जानकारी थोड़ा लेना जरूरी हो जाता है। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकिर शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और चौथा हम पे आता प्रीतम शाह। तो सब मेनली बात करूंगा मैं पहले जयकिर शाह पे। जयकिर शाह पे आइए। जयकिर शाह ललित शाह के सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे प्रिय पुत्र थे। पुत्र मोह ललित शाह को सबसे ज्यादा जो था वही जयकिर शाह से था। ललित शाह अपनी वसीयत, अपना उत्तराधिकारी जयकिर शाह को बनाना चाहता था, लेकिन दरबारी गुट जो दरबार था दरबारी गुट प्रद्युमन शाह के पक्ष में था। दरबारी गुट चाहता कि प्रद्युमन शाह राजा बने, क्योंकि प्रद्युमन शाह एक सशक्त राजा था, जबकि ललित शाह में शासक बनने वाले जयकिर शाह में शासक बनने वाले गुण नहीं थे। फिर तीसरा पुत्र आता है पराक्रम शाह। पराक्रम शाह प्रद्युमन शाह का ही भाई था। प्रद्युमन शाह के लिए गड्ढे खोद के पराक्रम शाह ही जाता है। पराक्रम शाह के बारे में मौलाराम भी बहुत कुछ लिखता है, इस बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर प्रीतम शाह के बारे में भी एक ही चीज़ हमें मिलती है। जब गोरखा आक्रमण गढ़वाल पे होता 1804 में, तो गोरखा सेना प्रीतम शाह को लेके अपने नेपाल चले जाती है। फिर 1817 के आसपास से छूट के आते हैं नेपाल से। तो चलिए थोड़ा बहुत इन्हीं पे चर्चा करते हैं। पहले तो ललित शाह जब राजा बना था तो पहले ही इसने अपने पुत्रों के लिए 2 पुत्र थे मेनली जो राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे। इनमें प्रद्युमन शाह और जयकिर शाह का नाम आता था। जयकिर शाह को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि प्रद्युमन शाह के लिए नई वसीयत की खोज के लिए ललित शाह निकल चुका था। इसी खोज में ललित शाह का जो पहला आक्रमण होता है वो देहरादून के पश्चिम में, अपने राज्य के पश्चिम में ये करता है सिगमौर। ललित शाह 2 बार सिगमौर अभियान करता है। मेनली सिगमौर अभियान का जो कारण हम पे एक ही कारण आता है कि प्रद्युमन शाह के लिए नई वसीयत ढूंढ रहा था, लेकिन जब सिगमौर पे आक्रमण करता है तो सिगमौर में बुरी तरह परास्त होकर ललित शाह आटता है। जब ललित शाह वापस हार के आता तो दोबारा कभी सिगमौर की ओर नहीं देख पाता, क्योंकि यहाँ ललित शाह बहुत बड़ी हार ललित शाह की हुई थी। इसमें गढ़वाली सेना बहुत हताहत हुई थी। फिर ललित शाह बैठे रहता है। फिर तभी एक और घटना आ जाती है कुमाऊं में क्या होता कि कुमाऊं में उस टाइम था दीपचंद का शासन। दीपचंद की राजगद्दी हड़प लेता है मोहनचंद। दीपचंद को अपदस्थ कर लेता है मोहनचंद। तो मोहनचंद का एक वजीर था हर्षदेव जोशी को मोहनचंद इज्जत नहीं देता, तो हर्षदेव जोशी भी नाराज होके पहले तो ललित शाह को निमंत्रण देता है, आइए आप कुमाऊं क्षेत्र में आइए, कुमाऊं क्षेत्र को जीतिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो ललित शाह भी इस निमंत्रण से खुश हो जाता है, क्योंकि ललित शाह पहले से ही प्रद्युमन शाह के लिए वसीयत की खोज करता था। तो सबसे पहले जो निमंत्रण आता 1778 में हर्षदेव जोशी का निमंत्रण आता है ललित शाह के लिए। ललित शाह भी एक्सेप्ट करता है। ललित शाह पहले ही सिगमौर युद्ध से हार का तो इस बीच ललित शाह भी अपनी सेना का एकीकरण करता है। और अगले ही वर्ष 1779 में ललित शाह पहुंच जाता है बगवाली पोखर मेनली जगह पड़ेगी हमारी अल्मोड़ा में। इसी बगवाली पोखर के मैदान में युद्ध होता है गढ़वाली सेना और कुमाऊनी सेना के मध्य। बात करूं तो गढ़वाली सेना ललित शाह के नेतृत्व में थी, जबकि कुमाऊनी सेना इस टाइम मोहनचंद कुमाऊं का राजा था। तो इस टाइम ललित शाह और मोहनचंद का मेनली बगवाली पोखर का युद्ध आता है। इस युद्ध में बात करूं तो गढ़वाल की सेना जो गढ़ सेनापति था, गढ़वाल का सेनापति था प्रेमानंद खंडूरी। बगवाली पोखर के युद्ध में जो गढ़वाल का सेनापति था प्रेमानंद खंडूरी बरसत कुमाऊं का जो सेनापति था इस टाइम, जिस कुमाऊनी सेना का जो सेनापति था इस टाइम मोहनचंद का चाचा लाल सिंह। तो माना जाता है कि जब गढ़वाली सेना बगवाली पोखर के युद्ध में गई थी तो कुमाऊं के कई लोगों ने गढ़वाली सेना का साथ दिया था।
कुमाऊं की तरफ से कई लोग विभीषण थे इस युद्ध में। मेनली जो नाम हम पे आता है वो आता है हर्षदेव जोशी ने भी गढ़वाल की सेना की सहायता की थी। एक और सेनापति इनका आता कदम सिंह ने भी इस टाइम गढ़वाली सेना की सहायता की थी। जब गढ़वाली सेना की लोग सहायता कर रहे तो गढ़वाली सेना भी लगातार आगे बढ़ रही थी। कुमाऊं की सेना यहाँ पे हार जाती है। 1779 बगवाली पोखर के युद्ध में कुमाऊं की सेना यहाँ पे हार जाते हैं। मोहनचंद राजगद्दी छोड़ तराई क्षेत्र में भाग जाता है। तो यहीं पे बगवाली पोखर का युद्ध हो जाता है। कुमाऊं भी गढ़वाल की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो गढ़वाली सेना की जो यहाँ पे बलपूर्वक कार्रवाई थी इसमें कुमाऊनी सेना हार जाती है। कुमाऊं में भी अब गढ़वाल की अधीनता हो जाती है। फिर इसी में एक कारण जो जब कुमाऊं को जीत लेते हैं ललित शाह, तो यहीं पे 1779 में प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम पे यहाँ पे राजा बनाया जाता है चंद वंश का। क्योंकि फिर प्रद्युमन शाह जब यहाँ का राजा बनता है तो ये अपने को दीपचंद का दत्तक पुत्र बताता है। बीडी पांडे तो यहाँ तक कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहासकार में प्रद्युमन शाह ही एकमात्र राजा रहा है जिसने गढ़वाल और कुमाऊं पे राज्य किया था। फिर जब ललित शाह 1779 में बगवाली पोखर के युद्ध करने के बाद विजय स्वरूप वापस आ रहा तो रास्ते में एक जगह पड़ती है हम पे दुलड़ी नामक जगह पड़ती है हम पे। तो दुलड़ी नामक जगह पे क्या होता कि ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब होती है ललित शाह की, प्रद्युमन चंद था उस टाइम कुमाऊं का राजा, तो ललित शाह का बड़ा पुत्र था जिसके बारे में पता कर रहा था जयकीर्त शाह। क्योंकि ललित शाह ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था वो जयकीर्त शाह को घोषित किया था। तो जयकीर्त शाह भी डेफिनेटली जो अगला राजा पंवार राजवंश का होगा वो जयकीर्त शाह ही होगा। क्योंकि एक बात और बता दूं, जब भी किसी राजा का राज्यकाल बड़ा रहता है तो उसके बाद का जो राजा हम पे आता है वो छोटे राज्यकाल का होता है। हम प्रदीप शाह देखेंगे तो गढ़वाल में सर्वाधिक राज्यकाल रहा था। फिर ललित शाह को देखेंगे तो मात्र 7 साल का कार्यकाल हम पे मिलता है। तो चलिए आगे जयकीर्त शाह पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। जयकीर्त शाह का जो मेनली राज्याभिषेक हुआ था 1780 से 1785 के मध्य जयकीर्त शाह का शासनकाल माना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में रहा था। फिर जयकीर्त शाह की बात करूं तो जयकीर्त शाह एक अयोग्य शासक था। दूसरी बात प्रद्युमन चंद जब कुमाऊं की राजगद्दी पे बैठता तो जयकीर्त शाह भी यहाँ से कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता रहता था प्रद्युमन शाह के विरुद्ध। प्रद्युमन शाह का सौतेला भाई था तो दोनों भाइयों की इनकी बनती नहीं थी, इसी कारण दोनों एक दूसरे का विरोध करते थे। फिर देखिए जयकीर्त शाह के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट याद आता कि दरबारी गुटबाजी तो बहुत ज्यादा हो गई थी जयकीर्त शाह के टाइम पीरियड में। थोड़ा बहुत ललित शाह के टाइम पीरियड में भी दरबारी गुटबाजी जब हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ललित शाह जयकीर्त शाह को राजा बनाना चाहता है तो दरबारी गुट इस पक्ष में बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जयकीर्त शाह एक अयोग्य शासक था, प्रद्युमन शाह योग्य शासक था, इसलिए प्रद्युमन शाह के पक्ष में ज्यादा लोग थे। फिर इस टाइम क्या होता कि इनका मुख्तार था वो था इनका कृपाराम डोभाल। जयकीर्त शाह का जो मुख्तार था उस टाइम कृपाराम डोभाल गुट का ये था। गुटबाजी बहुत चरम पे थी जयकीर्त शाह के टाइम पीरियड में। फिर देखिए फौजदार तो था नित्यानंद खंडूरी कुल का ये था नित्यानंद। फिर देखिए नेगी था इस टाइम विजय राम नेगी जो टिहरी दरबार में जो नेगी पद था, नेगी पद पे बात करूं तो मेनली ये क्षत्रिय पद माना जाता है, लेकिन बात के राजाओं में देखा हो तो हम यहाँ पे पंडित भी मिलता है। इसलिए जो नेगी पद आएगा वो राजा को आपातकालीन स्थिति में जो सलाह देगा वो नेगी पद था। जबकि कुमाऊं में नेगी की बात करूं तो कुमाऊं में नेग एक दस्तूर होता था नेग चंद राजवंश में। जो इस नेग दस्तूर को लेता था उसे नेगी कहते थे। जबकि पंवार राजवंश में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। पंवार राजवंश में आपातकालीन स्थिति में जो राजा को सलाह देता था वो नेगी था। कई टाइम यहाँ पे क्षत्रिय भी रहे, कई टाइम पंडित भी रहे। मेनली कई किताबों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो नेगी पद था ये क्षत्रियों का सबसे बड़ा पद था। फिर देखें जब दरबारी गुटबाजी देखें इस टाइम तो इनका मुख्तार जो था ना कृपाराम डोभाल, ये एक बड़ा स्वेच्छाचारी मुख्तार था। ये क्या कर रहा था, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार नेगी गुट का दमन कर रहा था। तो नेगी गुट भी इस बारे में थोड़ा नाराज हुआ। पहले नहीं बनी बात, फिर भी इसकी स्वेच्छाचारिता कम नहीं हो रही थी कृपाराम डोभाल की। तो यहाँ पे विजय राम नेगी जो नाम हम पे मिलता ना, विजय राम नेगी, तो विजय राम नेगी जी क्या करता है, यहाँ पे चले जाता है देहरादून, दून क्षेत्र में आता है। दून क्षेत्र में इस टाइम एक क्षत्रिय फौजदार था घमंड सिंह।
तो विजय राम नेगी जब इन पे पहुंचता है, रोते हुए पहुंचता है, अपनी व्यथा इन पे सुनाता है कि कृपाराम डोभाल हमें कुछ नहीं समझ रहा, लगातार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, एक दिन क्षत्रियों के पद को खत्म करने के लिए ये सोच रहा है। तो इसी ये बातें सुन के ये भी थोड़ा बहुत पिघल जाता है। घमंड सिंह को भी गुस्सा आता है। घमंड सिंह भी ले अपनी तलवार निकाल के चल लेता है श्रीनगर की ओर। जब श्रीनगर भारी दरबार में पहुंचता है तो ये भारी दरबारी में कृपाराम डोभाल की हत्या कर देता है, सर काट देता है भारी दरबारी में। जब भारी दरबार में ही किसी मुख्तार का सर कटना, मुख्तार उस टाइम का एक बहुत बड़ा पद था, मुख्तार का सर कटना मतलब भारी अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। ये जयकिर शाह भी जानता था। जयकिर शाह देखें, जब ये होता है तो जयकिर शाह इस चीज़ के विरोध में चले जाता है, विजय राम नेगी के विरोध में भी चलता है। तो विजय राम नेगी भी यहाँ से जाके मिल जाता है प्रद्युमन शाह के साथ। अब देखिए दरबारी गुट, एक गुट प्रद्युमन शाह के साथ भी मिल गया। फिर इनके बाद थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। इनका क्या था कि प्रद्युमन शाह और जयकिर शाह थे तो भाई भाई, पर सौतेले भाई थे, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। मेनली जो लड़ाई की शुरुआत की थी जयकिर शाह ने। जयकिर शाह ने एक काम क्या कि एक उड़ती हुई लकड़ी इसने कर दी भाई साहब मोहनचंद को हरा के ही प्रद्युमन शाह चंद राजवंश में बैठा था। तो जयकिर शाह लगातार मोहनचंद को सहायता कर रहा था। तो मोहनचंद को सहायता इसलिए कर रहा था कि मोहनचंद प्रद्युमन शाह को राजगद्दी से हटा दे, इसलिए जयकिर शाह भी यहाँ से षड्यंत्र रच रहा था। इस बात की जानकारी हर्षदेव जोशी को लगी। हर्षदेव जोशी ने भी जा भरे प्रद्युमन शाह के कान। जब प्रद्युमन शाह को ये बात पता लगी, प्रद्युमन शाह ने भी फिर क्या था, प्रद्युमन शाह ने भी भाई पे चढ़ाई कर दी। भाई पे चढ़ाई का मतलब बोलूँ तो कुमाऊं से गढ़वाल की ओर निकल पड़ा। कुमाऊं से गढ़वाल की ओर ये निकल पड़ा। यहाँ भारी दरबार में कृपाराम डोभाल की मृत्यु हो गई थी। जब भारी अराजकता का माहौल था तो यहीं पे जयकिर शाह अपने चित्रकार, जयकिर शाह के टाइम पीरियड में जो मुख्य चित्रकार था मौलाराम था, मौलाराम को जयकिर शाह भेज देते हैं सिगमौर राज्य में। जब मौलाराम को जयकिर शाह भेजते हैं, भेजने का एक ही कारण था यहाँ पे सहायता मांगना, क्योंकि प्रद्युमन शाह विजय राम नेगी युद्ध के लिए आ चुके थे। जयकिर शाह की सेना इस टाइम इतनी शक्तिशाली नहीं थी, इसीलिए सिगमौर का राजा भी यहाँ पे जयकिर शाह की मदद करता है। तो जयकिर शाह भी अपने दरबार के राजदूत के रूप में मौलाराम को सिगमौर राज्य भेजता है। सिगमौर राज्य में उस पर बात करूं तो जगत प्रकाश यहाँ का राजा था सिगमौर का। तो इधर बात करूंगा मैं, जब मौलाराम सहायता के लिए यहाँ पहुंचा था तो जगत प्रकाश भी हाँ कह देता है। फिर वापिस आते टाइम मौलाराम यहाँ से कुछ चित्रकारी सीख के आता है। एक क्वेश्चन हम पे शायद 746 में बना था कि गढ़वाली चित्रकला शैली किससे प्रभावित थी। तो हम पे एक बुक आती है यशवंत सिंह कठौस जी ने भी स्पष्ट लिखा है कि गढ़वाली चित्रकला शैली मुगल काल से प्रभावित नहीं थी, बल्कि या कांगड़ा शैली कहते हैं हम इसे, कांगड़ा कलम के नाम से भी जाना जाता है इसे, तो कांगड़ा शैली से प्रभावित थी। तो यही मौलाराम इसे चित्रकला सीख के भी आते हैं। ये पहले भी संचार चंद के कार्यकाल में यहाँ पे सिगमौर में रहे थे। फिर देखिए जब 1700 में वापस आ रहे थे तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है कपरौली का युद्ध भी हम इसे कहते हैं। कपरौली का जो युद्ध मेनली हुआ था, ये जगत प्रकाश सिगमौर का शासक जगत प्रकाश इस टाइम लड़ी थी। तो यहाँ पे जो पहला तो राजा प्रद्युमन शाह था जो कुमाऊनी सेना लेकर आया था, दूसरा पराक्रम शाह इसका भाई, तीसरा विजय राम नेगी इनका तिरगुट था। जो तिरगुट यहाँ पे भिड़ाता है जगत प्रकाश और जयकिर शाह के मध्य। तो यहाँ पे जगत प्रकाश की सेना ये युद्ध जीत जाती है और गढ़वाल क्षेत्र में तब भी थोड़ा बहुत शांति मिली जाती है। फिर क्या होता है कि नित्यानंद खंडूरी भी लास्ट में जयकिर शाह से दगाबाजी कर लेता है। जयकिर शाह पहले ही दरबारियों से परेशान था, एक के बाद एक गुट छोड़ के जा रहा था। एक बात और करूं जयकिर शाह के बारे में, तो जयकिर शाह के टाइम पीरियड में देहरादून क्षेत्र राजस्व का एक अच्छा क्षेत्र था पंवार राजवंश में। इस क्षेत्र में देहरादून क्षेत्र में देखो तो कृषि के लिए एकदम उत्तम जलवायु है। इस क्षेत्र से कृषि अत्यधिक की जाती थी। तो इसी कारण जब बात करूं देहरादून वाले रीजन में, देहरादून वाले क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ पे पौंटा साहिब के करीब गुरु गोविंद सिंह फतेह शाह के टाइम पीरियड में आ गए थे। सिखों की शक्ति का भी पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। तो सिख और सिगमौर के कुछ क्षेत्र के लोग देहरादून क्षेत्र पे जब फसल होती थी आक्रमण कर देते थे। जब तक यहाँ से
पंवार राजवंश की सेनाएं पहुंचती तब तक ये लूट के भाग जाते थे। लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो रही थी। तो जैकिर शाह भी इन्हीं सिख लुटेरों से यहाँ पे एक संधि कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही जैकिर शाह प्रद्युमन शाह से वहाँ परेशान था, पश्चिम से, पूर्व से या पश्चिम से भी आक्रमण होने शुरू हो गए। तो जैकिर शाह यहाँ पे इन लुटेरों से एक संधि कर लेता है। संधि क्या करता है कि जैकिर शाह इन्हें कहता है कि आप आक्रमण ना कीजिए, इसकी एवज में आप मेरे से कर ले लीजिए। यहाँ पे सिख लुटेरे भी इस बात को मान लेते हैं। ये कर 1/5 उपज का 1/5 हिस्सा कर के स्वरूप लेते हैं। इसी कर को जो किताबों में उल्लेख मिलता हम पे राखी कर के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि राखी कर किस पंवार राजवंश के शासक के टाइम पीरियड लगा था, तो मेनली जो आंसर बनेगा जैकिर शाह। फिर जैकिर शाह का देखिए देहरादून क्षेत्र में वैसे ही परेशान है, इधर प्रद्युमन शाह ने परेशानी कर रखा था। प्रद्युमन शाह फिर आक्रमण कर देता है जैकिर शाह पे। आक्रमण क्या करेगा इस बार हर्षदेव जोशी 86 में कपरौली का युद्ध हमने देखा था। इस युद्ध के बाद देखिए प्रद्युमन शाह पे फिर आक्रमण होता है। प्रद्युमन शाह जैकिर शाह पे फिर आक्रमण करता है। इस बार आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहा था हर्षदेव जोशी पहले देवलगढ़ को लूटता है। देवलगढ़ को लूटते हुए आगे बढ़ता है तो एक सेना हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में श्रीनगर पहुंचती। तो ये श्रीनगर में बाहरी लूटपाट करते हैं, भारी अत्याचार प्रजा पे करते हैं, बहुत रक्तपात ये लोग करते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि इस झगड़े का मेन कारण हर्षदेव जोशी था, जोशी लोगों ने यहाँ पे कत्ले आम मचाया था। इसी कारण इस कांड को जोशियाड़ी कांड 1785 में जोशियाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। जोशियाड़ी कांड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था। इसमें भारी रक्तपात गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। मेनली श्रीनगर को लूटा गया था। फिर लूट के ये लोग वापस चले जाते हैं। अब जैकिर शाह भी बहुत परेशान रहता है। जैकिर शाह भी लास्ट में कहता है छोड़ो ये राजगद्दी की मोहमाया, और अब हम तो चलते हैं राजगद्दी को छोड़ के। फिर जैकिर शाह यहाँ पे एक डिसीजन लेता है। जैकिर शाह राजगद्दी छोड़ के चले जाता है देवप्रयाग। प्रद्युमन शाह से हो गया था, तो जैकिर शाह दरबारी गुट से भी बहुत परेशान पहले ही चल रहा था। कोई भी लोग जैकिर शाह का साथ देने को तैयार नहीं थे। इस कारण जैकिर शाह अंतिम में एक फैसला लेते हैं, वो राजगद्दी छोड़ने का फैसला लेते हैं और स्वयं अपने आप को आ जाते हैं देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। तो रघुनाथ मंदिर में जब ये आते तो अपने साथ अपनी रानियां को भी लेके आते हैं। फिर क्या होता कि जैसे ये आते हैं चौथे ही दिन इनकी मृत्यु हो जाती है रघुनाथ मंदिर में। तो रघुनाथ मंदिर में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे इनकी 4 रानियां थी, इनके सती होने का उल्लेख भी मिलता है। तो सती प्रथा इस टाइम भी यहाँ पे दिखती है। पहले श्याम शाह के दरबार में हमने सती प्रथा देखी थी, फिर जैकिर शाह के टाइम पीरियड में भी हमें हल्की झलक सती प्रथा की मिलती है। जैकिर शाह की मृत्यु हुई तो जैकिर शाह की मृत्यु की खबर सुन के तो प्रद्युमन शाह को शोक होना था भाई होने के नाते, पर शोक से नहीं, प्रद्युमन शाह खुशी से झूमते हुए गढ़वाल की ओर आया और गढ़वाल की राजगद्दी पे बैठ गया। 1785 में प्रद्युमन शाह गढ़वाल की राजगद्दी पे आ बैठता है और जो कुमाऊं की बागडोर दे देता है हर्षदेव जोशी के हाथ में और स्वयं अपने आप को गढ़वाल में आ जाता है। तो गढ़वाल में जब प्रद्युमन शाह आता है तो प्रद्युमन शाह 1786 से 1804 के कार्यकाल हमें प्रद्युमन शाह का मिलता है। फिर प्रद्युमन शाह पे बात करूं तो प्रद्युमन शाह जब राजगद्दी पे बैठता है तो उसके अगले ही वर्ष 1786 दून घाटी में 1786 में दून घाटी में गुलाम कादिर 1786 में दून घाटी में इस टाइम गुलाम कादिर का आक्रमण हो जाता है। इसी आक्रमण में पहले तो एक गुलाम कादिर एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, आक्रांता था, जिसने देहरादून क्षेत्र में खूब लूटपाट क्या की मेनली ये मुस्लिम था तो इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, यहाँ देहरादून क्षेत्र में बड़ा भारी रक्तपात किया। इसी रक्तपात के कारण 1786 में जो गुलाम कादिर का आक्रमण इस देहरादून क्षेत्र में हुआ था, इसी को रक्त रंजित जानबूझ के बहाया गया रक्त या रक्त रंजित क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। कभी हम पे क्वेश्चन भी बनता है इस प्रकार का कि रक्त रंजित क्रांति किसके कार्यकाल से संबंधित थी? तो रक्त रंजित क्रांति जो हम पे थी प्रद्युमन शाह के टाइम पीरियड पे हुई थी। प्रद्युमन शाह के टाइम पीरियड पे गुलाम कादिर का ये आक्रमण देहरादून घाटी पे था, इसी को ही रक्त रंजित क्रांति कहते हैं। फिर देखिए प्रद्युमन शाह कुमाऊं की राजगद्दी में बैठा था, वापस आता तो हर्षदेव जोशी को सौंप के आता है अपना कार्यभार। फिर क्या होता कि
लाल सिंह और मोहनचंद की सेना हर्षदेव जोशी को हरा के, पाली गांव के युद्ध में हर्षदेव जोशी को हरा के ये दोबारा बैठा देते हैं यहाँ पे मोहनचंद। हर्षदेव जोशी आ जाता है गढ़वाल, गढ़वाल में आता है। गढ़वाल में प्रद्युमन शाह के दरबार में रहता है। प्रद्युमन शाह, पहले तो प्रद्युमन शाह इसे बोलता कि अभी नहीं, अभी हम युद्ध करके आए हैं, इतनी जल्दी हम आक्रमण नहीं कर सकते कुमाऊं क्षेत्र में। 3-4 महीने जब हर्षदेव जोशी दरबार में रहता है, प्रद्युमन शाह इसकी बातें सहता है। फिर हर्षदेव जोशी यहाँ पे दरबार में था, इंटरफेयर करना शुरू कर देता है राज दरबार में। तो प्रद्युमन शाह के जो दरबारी थे इससे बिल्कुल नाराज थे। प्रद्युमन शाह थे ये शिकायतें करते कि हर्षदेव जोशी का इंटरफेयर इस क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है, गढ़वाल क्षेत्र में। तो प्रद्युमन शाह हर्षदेव जोशी को गढ़वाल से निकाला दे देते हैं। हर्षदेव जोशी को बाकायदा प्रद्युमन शाह गढ़वाल छोड़ने के लिए कह देते हैं। हर्षदेव जोशी यहाँ पे गुस्सा होके चले जाते हैं। गुस्सा होके क्या चले जाते हैं, यहाँ पे ये एक शब्द कह के, पहले तो ये मोहनचंद को कह के आए थे कि मोहनचंद तुझे तो मैं देख लूँगा। जब मोहनचंद की शिकायत लेके प्रद्युमन शाह पे आए थे, प्रद्युमन शाह ने नहीं की, तो यहाँ से भी निकलते जाते टाइम ये कहते हैं प्रद्युमन चंद तुझे भी मैं देख लूँगा। फिर ये जब गोरखा पे जाते हैं तो गोरखा भी इन क्षेत्रों में जीतते हैं। गोरखा तो पहले ही कह देते हैं जो अपने देश का ना हुआ वो हमें क्या होगा। हर्षदेव जोशी को पहले ही निकाला दे देता है उत्तराखंड में। फिर हर्षदेव जोशी गोरखाओं की शिकायत लेके पहुंच जाता अंग्रेजों के पास। तो ये एक व्यक्ति था जो कभी संतुष्ट नहीं हुआ किसी से। इसी कारण नेपाल से आक्रमण हो जाता है, गोरखा सेना का यहाँ पे आक्रमण हो जाता है। 1790 में जब गोरखा सेना का आक्रमण होता है तो कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजवंश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, सैन्य पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये 1790 में कुमाऊं को जीत लेते हैं। भाई साहब कुमाऊं को जीतते ही क्या, ये एक साल के भीतर 1791 में गढ़वाल क्षेत्र पे भी आक्रमण कर देते हैं। गढ़वाल क्षेत्र पे जब आक्रमण करते हैं तो मेनली लंगूरगढ़ तक ये पहुंचते हैं। लंगूरगढ़ का घेरा डालते हैं। गढ़वाली सेना हार नहीं मानती है। लंगूरगढ़ घेरे रखा इन्होंने काफ़ी टाइम तक। इनके टाइम पीरियड में जो एक और घटना होती है, क्योंकि नेपाल देखे, नेपाल की परिस्थिति देखे तो नेपाल ऐसा है, इधर से उत्तराखंड है, इधर से सिक्किम है, नीचे से रोहले और मैदानी क्षेत्रों के ये लोग थे जो आक्रमण करते रहते थे। फिर ऊपर में देखूं तो ऊपर में चीन था, चीन से यहाँ पे आक्रमण हो चुका था। जब गोरखा गढ़वाल क्षेत्र पे आक्रमण कर रहे थे तो इनके देश नेपाल पे भी चाइना का आक्रमण हो गया। इसी अफरा तफरी में गोरखा सेनापति यहाँ पे कर लेते हैं प्रद्युमन शाह से संधि। इस संधि को कहते हैं लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की जो संधि थी, लंगूरगढ़ की जो संधि हम पे मिलती है, ये संधि मिलती है 1792 में। 1792 में लंगूरगढ़ की संधि यहाँ पे हम पे मिलती है। प्रद्युमन शाह यहाँ पे कर देना स्वीकार करते हैं। इस कर के रूप में जो प्रद्युमन शाह का हम पे कर मिलेगा तो 25,000 रुपये वार्षिक कर, 25,000 का वार्षिक कर देना प्रद्युमन शाह यहाँ पे स्वीकार कर लेता है। एक प्रकार से हम कहें तो प्रद्युमन शाह गोरखाओं की अधीनता स्वीकार कर लेता है इस युद्ध में। फिर ठीक है, फिर इसके बाद देखें लंगूरगढ़ की संधि हम पे मिल जाती है। तो अगला जो गढ़वाल क्षेत्र में एक भयंकर दौर पड़ा था, उस टाइम पड़ा था 1795 में अकाल। 1795 का जो अकाल इतना खतरनाक था कि इस क्षेत्र में आधा से ज़्यादा जनसंख्या काल के मुँह में समा गई थी। जब 1795 की बात करूं तो इस टाइम अंग्रेजी कैलेंडर तो हम पे था नहीं। जो कैलेंडर हम पे चलता था, मेनली हमारा कैलेंडर चलता था उस टाइम शक संवत पे हमारा कैलेंडर चलता। तो हम 1795 का जब हम शक संवत निकालते हैं तो इस टाइम जो शक संवत था वो 1851 का शक संवत चल रहा था। इसी कारण इस अकाल को हम इक्यावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन बनता हमें इक्यावनी बावनी किसका घोतक है गढ़वाल में, तो हम पे एक ही आंसर मिलता है अकाल का। 1795 में पड़े अकाल को इक्यावनी बावनी के नाम से जानते हैं। इस टाइम जो टाइम पीरियड में हम पे जो राजा था उस टाइम प्रद्युमन शाह था। फिर इस अकाल की जो जानकारी देता हमें, गढ़वाल में 1795 में अकाल पड़ा था, ये अकाल की जानकारी देता हार्डविक एक अंग्रेज यात्री था जो 1796 में प्रद्युमन शाह के दरबार में ये पहुंचा था। इस टाइम अकाल से गढ़वाल की त्रस्त जनता की ये बातें सुनता है, इस बारे में थोड़ा बहुत लिखता है, अकाल के कारणों पे चर्चा करता है। एक और चीज़ गढ़वाल में हो जाता है, गढ़वाल में 1803
दयनीय स्थिति पहले से थी। आर्थिक स्थिति लगातार नीचे जाती चले जा रही थी। 1803 में कुदरत ने भी एक कुछ ऐसा ही खेल खेला और 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में आ गया मेनली सितंबर में आ गया भूकंप। भूकंप इतना खतरनाक था कि अजय पाल का महल भी ना बच। इस भूकंप ने गढ़वाल की 1/2 जनसंख्या काल के मुंह में समाई थी। तो जब बात करूं 1792 में जो लंगूरगढ़ की संधि थी, लंगूरगढ़ की संधि में हमने 25,000 का कर देना स्वीकार किया था। फिर हम यहाँ पे एक और चीज स्वीकार की थी, हमने गोरखा रेजिडेंट को श्रीनगर में रहने के लिए हाँ कर दी थी। तो यहाँ पे हम 1792 से गोरखा रेजिमेंट बोलो या राजदूत श्रीनगर में रह रहा था। गढ़वाली क्षेत्र पे ये अत्याचार भी करते रहते थे, टाइम पे कुली बेगार लूटपाट ये करते रहते थे, क्योंकि इन्हें हमने 1792 में पावर दे दी थी। जब यहाँ पे भूकंप आता है तो भूकंप की जो जानकारी देता है ये गोरखा रेजिडेंट नेपाल गोरखा शासन में यहाँ पे एक खबर पहुंचा देता है कि आप गढ़वाल क्षेत्र पे इस टाइम आक्रमण कर सकते हो। गढ़वाल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, आप चाहे तो आप इस टाइम संपूर्ण गढ़वाल को जीत सकते हो। इसी बात को सुनते हुए नेपाल शासन अपने 2 सेनापति, इनके 2 सेनापति जो हम इस टाइम थे, काजी अमर सिंह थापा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया, 2 बलवान सेनापति इनके थे, हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा। इनके नेतृत्व में आक्रमण हो जाता है। गढ़वाल पर वैसे ही सेना की कमी थी, रसद की कमी थी, आर्थिक स्थिति लगातार उतनी अच्छी नहीं थी, तो गढ़वाली सेना भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इनका सामना कर लेती है। पहली बार जब ये आक्रमण करते हैं तो ये लंगूरगढ़ को जीतते हैं। लंगूरगढ़ को जीतते हुए जब ये श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे लगातार, तो प्रद्युमन शाह श्रीनगर छोड़ भाग जाता है नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर की साइड ये जब पहुंच जाते हैं, क्योंकि पिछली बार गोरखा गढ़वाल को जीत नहीं पाए थे, इस बार पूरे मन से आए थे कि हम गढ़वाल को जीत के जाएंगे, इसलिए ये भी प्रद्युमन शाह का पीछे करते करते नरेंद्र नगर के पास ही में पड़ता हमारा चंबा वाले क्षेत्र में फिर यहाँ पे लड़ाई होती है। गोरखा और प्रद्युमन शाह के मध्य यहाँ पे लड़ाई होती है। इसी लड़ाई को चमुआ का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी आंशिक रूप से प्रद्युमन शाह की हार होती है और प्रद्युमन शाह फिर युद्ध छोड़ भागता है बाड़ाहाट, उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में बाड़ाहाट। जब राजा ही युद्ध छोड़ के भाग जाता है तो गढ़वाली सेना भी थोड़ा बहुत समर्पण कर देती है। फिर बाड़ाहाट में प्रद्युमन शाह फिर सेना एकत्रित करता है और इस क्षेत्र में फिर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में भी लगभग गढ़वाली सेना आंशिक रूप से हारती है और प्रद्युमन शाह यहाँ से भी भाग खड़े होते हैं सहारनपुर। प्रद्युमन शाह सहारनपुर वाले क्षेत्र में भाग जाते हैं। सहारनपुर में जाते ही प्रद्युमन शाह पहले तो अपना जो इनके प्राचीन टाइम पीरियड से चला आ रहा था स्वर्ण सिंहासन बेचते हैं, फिर अपने आभूषण भी बेच देते हैं। इन्हीं बेची हुई राशि से प्रद्युमन शाह 12,000 की एक गुज्जर सेना एक अपने पास एकत्रित कर लेते हैं। अब जब गुज्जर सेना लेकर ये वापस आ रहे थे तो एक दिमाग का काम ये करते हैं। इस टाइम लंढौर रियासत, जो यहाँ पे एक रियासत मिलती है हम पे, लंढौर रियासत, राय दयाल गुज्जर सिंह, राय दयाल यहाँ के राजा थे। लंढौर रियासत मेनली गुज्जर रियासत थी, तो राय दयाल भी यहाँ पे प्रद्युमन शाह की सहायता करता है। अब प्रद्युमन शाह अपनी सेना को लेके पहुंच जाता है। खुड़वड़ा का क्षेत्र देहरादून में है, मेनली पलटन बाजार के पास ये स्थित है। तो प्रद्युमन शाह सेना लेके पहुंच जाता है। यहाँ सेना लेके पहुंचता क्या है कि गोरखा सेना भी प्रद्युमन शाही का इंतजार कर रही थी, लगातार जीत के आ रहे थे, तो इसलिए इनका उत्साह अति उत्साहित गोरखा सेना थी। होता भी ऐसा ही है, जब ये पहले ही पहुंचते हैं तो 14 मई 1804 की ये घटना है। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि एक गोली गलतीवश प्रद्युमन शाह के जा लगती है सीधा माथे पे और प्रद्युमन शाह वहीं ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त। अभी लड़ाई शुरू ही हुई थी, बकायदा आधा घंटा भी नहीं हुआ था और प्रद्युमन शाह पहले ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब गढ़वाल के सैनिक देखते हैं कि हमारे राजा ना रहे तो गढ़वाली सेना भी यहाँ पे समर्पण कर देती है और इसी समर्पण के साथ गढ़वाल में हो जाता है पंवार राजवंश का अंत। पंवार राजवंश के बारे में बात करूं तो 888 ईस्वी से
1804 तक इनका टाइम पीरियड रहा। शायद दुनिया में कोई राजवंश इतना टाइम पीरियड तक रहा हो जितना टाइम पीरियड तक पंवार राजवंश ने अपना स्थायित्व बचाया था। इसके बाद भी फिर इनके सुदर्शन शाह से देखेंगे, टिहरी रियासत, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। पंवार राजवंश का जो प्रशासन है, प्रशासन में कनेक्ट करके टिहरी राजवंश के साथ एक साथ इनका प्रशासन पढ़ाऊंगा। फिर देखिए यहाँ पे जो खुड़बड़ा युद्ध की जानकारी जो हमको देता है, एक बुक आती है यहाँ पे, द वैली ऑफ दून। द वैली ऑफ दून में खुड़बड़ा युद्ध के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है प्रद्युमन शाह किस प्रकार यहाँ पे हारे थे, गोरखा सेना ने किस प्रकार गढ़वाली सेना से इतनी तगड़ी मार काट की थी कि 1 घंटे भी ये सेना झेल ना पाई थी। इस बुक के जो राइटर हम पे मिलते हैं वो मिलते हैं A.R. गिल साहब की ये बुक है। बुक का नाम है द वैली ऑफ दून। इसी दून में खुड़बड़ा युद्ध के बारे में बताया गया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये था प्रद्युमन शाह पंवार राजवंश से संबंधित अंतिम वीडियो। जो अगली वीडियो हमारी आएगी, हम अब कुमाऊं क्षेत्र में चलेंगे और कुमाऊं का ऐतिहासिक राजवंश जो था चंद राजवंश पे हमारी अगली वीडियो आएगी। धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों जल्दी।